अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देन मूव करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज मॉडल पर। सबसे पहले देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग is basically the delivery of some computing services and resources over the internet। यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कुछ सर्विसेज और रिसोर्सेज की डिलीवरी बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है। और जितने भी यूजर्स होंगे उन सर्विसेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस करेंगे। यूजर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर्स भी हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सर्विसेज में हमारे पास इंक्लूडेड है सर्वर, डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर। ये वो सर्विसेज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं और यूजर्स उनको इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहे हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग को मजीद बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए दो सिनेरियोज हम लेते हैं, जिसमें पहला सिनेरियो है, आप एज्यूम करें कि आप इस टाइम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इसकी स्पेस कम है और आपने ज्यादा डाटा को स्टोर करना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी को इम्प्रूव करें या नई डिवाइस लें ज्यादा मेमोरी वाली। ये बेसिकली कॉस्टली हो सकता है। इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस कम है तो हम किसी ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस प्रोवाइडर से स्टोरेज बाय कर लें और अपना डाटा उसकी स्पेस के अंदर स्टोर करते रहें। तो ये बेसिकली हमारे पास है क्लाउड एक्सेसिंग। तो यहाँ देखिए हमने एक स्टोरेज की सर्विस को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस किया। अब दूसरा सिनेरियो लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आप हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपने बनाया एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर। उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको चाहिए सर्वर। अब सर्वर आप दो तरह से बना सकते हैं। एक पहला सर्वर आप फिजिकली खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसकी मैनेजमेंट, जिसकी मॉनिटरिंग, जिसकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी कॉस्टली काम हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। वजह हमारे पास ये है कि सर्वर को 24/7 एक्टिव रखना होता है, उसकी मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, वो उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। सर्वर रूम के अंदर आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा। ये काफ़ी कॉस्टली और मेहनती टास्क है। आप इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर से सर्वर खरीद लें। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होगी। आप अब अपनी एप्लीकेशन को उनके सर्वर के जरिए रन करेंगे। अब ये जो टास्क है काफ़ी लिमिटेड कॉस्ट के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। इसमें आपने क्या किया कि ऑनलाइन किसी सर्विसेज प्रोवाइडर से सर्वर को बाय कर लिया। अब इसके फ़ायदे की बात करें तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा अभी हमने डिस्कस किया कि हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, कोई हमें किसी हार्डवेयर को मैनेज नहीं करना पड़ रहा, किसी हार्डवेयर की इंस्टॉलमेंट नहीं करनी पड़ रही, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें लोड बैलेंसिंग आसानी से हो सकता है और डेटा अगर हमारे पास बैकअप हमें चाहिए तो आसानी से डेटा बैकअप मिल जाता है और रिस्टोर हो सकता है। इसके बाद हम मूव करते हैं सर्विसेज मॉडल पर क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली तीन तरह के सर्विसेज मॉडल पर काम करता है, जिसमें सबसे पहला मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके अंदर बेसिकली फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल स्टोरेज एज अ सर्विस जो यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसको मजीद बेहतर समझना चाह रहे हैं तो इस डायग्राम को देखें, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फिजिकल डाटा सेंटर एंड सर्वर नेटवर्किंग एंड स्टोरेज जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट यानी यूजर्स को प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर जितने भी डेवलपर्स होंगे उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट कर सके और उनकी डिप्लॉयमेंट कर सकें। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर जितने भी यूजर्स बेसिकली होंगे उनको एज अ सर्विस एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो YouTube जो है ये YouTube के सर्वर पर रन हो रही है, जो कि अभी आपको वीडियो की स्ट्रीमिंग आपको शो करते जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो आप एक सर्विस एक्सेस कर रहे हैं YouTube के सर्वर से, जो कि बेसिकली क्लाउड पर कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो Amazon वेब सर्विसेज जो हैं ये हमें तीनों तरह के सर्विस मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये हमें डिफरेंट जो रिसोर्सेज एंड सर्विसेज हैं डिफरेंट तरह के मॉडल्स के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पर।
इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसके अंदर क्या होगा कि जब हम किसी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर से एक सर्विस खरीद लेंगे, उसके बाद उस सर्विस की प्रोविजन यानी प्रोवाइड करना, उसकी मैनेजमेंट, उसकी मॉनिटरिंग हम खुद करेंगे। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस के अंदर हमारे पास ये है कि जो सर्विसेज एंड रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस पर इंटरनेट के जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कि शायद कोई सर्विस किसी या रिसोर्स किसी टैबलेट से एक्सेस किया जा रहा है, या किसी मोबाइल फोन से, या लैपटॉप से, या किसी वर्क स्टेशन से। रिसोर्स पूलिंग हमारे पास थर्ड है। रिसोर्स पूलिंग के अंदर ये है कि जो सर्विसेज या रिसोर्सेस होती हैं उन्हें डिफरेंट क्लाइंट्स के दरमियान शेयर कर दिया जाता है। अब इसको ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो एप्लीकेशन आपने डेवलप किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस सर्वर पर आपने क्लाउड में उसको रन किया, शायद वो सर्वर जो है आपकी एप्लीकेशन को भी रन कर रहा हो, डिफरेंट मजीद 3 से 4 और क्लाइंट्स की एप्लीकेशन को भी रन कर रहा हो। तो वो सर्वर एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि शेयर सर्विस है डिफरेंट क्लाइंट्स के दरमियान। रैपिड इलास्टिसिटी के अंदर यह है कि इन केस ऑफ नीड, जब हमारी कंपनी को रिसोर्सेस बढ़ाने की नीड हो, तो हमारे सर्विसेज प्रोवाइडर उस सर्विस को आसानी से स्केल अप भी कर सके और स्केल डाउन भी कर सके ताकि चेंजेस को एकोमोडेट किया जा सके। मेजर्ड सर्विस के अंदर यह है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए और एक्चुअल यूजेज के अकॉर्डिंग बिल जो है उसका तैयार किया जाए। सिक्योरिटी के अंदर यह है कि इम्प्लीमेंट हमारे पास जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लेने होते हैं ताकि तमाम यूजर्स का डेटा और रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्ट होए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पर। तो ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट मॉडल्स 4 तरह के हैं। सबसे पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड पर जो सर्विसेज और सिस्टम्स रन हो रहे हैं वो जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकती है। जनरल पब्लिक तमाम सर्विसेज और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लेस सिक्योर है और एक ओपन सिस्टम है। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मेथड है जिसके अंदर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट क्लाउड के अंदर जो सर्विसेज एक्सेस की जा रही होती हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही होती हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उन सर्विसेज को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर जो सिस्टम एंड सर्विसेज होंगी वो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका शायद इंटरेस्ट सेम हो या जिनको ऑथराइज हो, वो सिर्फ उस सर्विस को एक्सेस करेंगे। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर कुछ सर्विसेज पब्लिक कर दी जाएंगी और कुछ सर्विसेज जो है उनको प्राइवेट रखा जाएगा। प्राइवेट उन नेचर की सर्विसेज को रखा जाएगा जो थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, जिनमें सिक्योरिटी मेजर्स ज्यादा लेने होते हैं, और पब्लिक जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को पब्लिक कर दिया जाएगा, यानी हाइब्रिड सिस्टम के अंदर काम किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पर। स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो वर्कलोड इंक्रीजिंग वर्कलोड को आसानी से हैंडल कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा सिनेरियो से एज्यूम करें। आप एज्यूम करें कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। अब जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के दौरान मजीद सर्विसेज यानी वर्कलोड इंक्रीज हो चुका है। अब उस क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ने उस नए आने वाले वर्कलोड को भी एकोमोडेट करना है विदाउट डिसरप्टिंग द प्रीवियस परफॉर्मेंस, विदाउट इफेक्टिंग द प्रीवियस परफॉर्मेंस। अब ये बेसिकली स्केलेबिलिटी है। अब ये स्केलेबिलिटी दो तरह से होती है, बाय स्केलिंग आउट एंड बाय स्केलिंग अप। स्केलिंग आउट को हम सम केसेस में रेफर करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के अंदर हम नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन की एग्जांपल हमने ली थी, आपकी एप्लीकेशन चल रही है सर्वर पर और आपकी एप्लीकेशन पर अब वर्कलोड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और आपने करनी है स्केलेबिलिटी। अब आप जब स्केलिंग आउट स्केलेबिलिटी करेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज कर देंगे ताकि ज्यादा वर्कलोड को ये हैंडल कर सके। इससे बेनिफिट क्या होगा, मोर रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड, और सिंगल सर्वर फेल हो जाए तो तब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउन नहीं होगी, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी क्योंकि मल्टीपल सर्वर काम कर रहे होंगे। अब इसके साथ जो इश्यू इन्वॉल्व है वो ये है कि आपको इस तरह की एप्लीकेशन बनानी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम कर सकें। इसके अलावा इस तरह के सिस्टम को, इस तरह की मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा स्केलिंग अप।
अब फर्ज करें वर्कलोड एप्लीकेशन पर इंक्रीज हुआ, तो अब आप क्या कर रहे हैं, बजाय इसकी कि नया सर्वर लगाएं, आप अपने पास जो एग्जिस्टिंग सर्वर था उसको ही इनहांस कर रहे हैं, उसी को अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड का मतलब आप उसके पुराने सीपीयू को हटा के नया एक अच्छा सीपीयू इंस्टॉल कर रहे हैं, रैम आप बढ़ा रहे हैं, डिस्क स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी बेहतर हो जाएगी, ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल होगी और प्रोसेस जो है फास्टर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये मेथड ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, उसकी वजह हमारे पास ये है कि इसके साथ कुछ मेजर लिमिटेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला है कि हम एक सर्वर को किस लेवल तक अपग्रेड करते जा सकते हैं। यानी एक टाइम आएगा जब उससे मजीद वो अपग्रेड नहीं हो सकेगा, तो उस सिनेरियो में हम किस ऑप्शन को यूज करेंगे। ये कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पर। रिलायबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वो कितने कंसिस्टेंटली से जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी सर्विस प्रोवाइड के अंदर डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, यानी सर्विस कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। 24/7 365 दिन उसने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते रहना है। अब इसमें जो की कंपोनेंट इन्वॉल्व है दैट इज रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस, डिजास्टर रिकवरी एंड फेल ओवर्स। रिडंडेंसी क्या है, रिडंडेंसी बेसिकली, रिडंडेंसी टर्म उर्दू में अगर हम एक्सप्लेन करें तो फालतूपन किसी की चीज को कहा जाता है। रिडंडेंट या रिडंडेंसी हमारे पास ऐसी टर्म है कि हम अपने सर्विसेज प्रोवाइडेशन के अंदर कुछ रिडंडेंट डिवाइसेस ऐड कर दें, ताकि अगर मेजर डिवाइस फेल हो जाए तो रिडंडेंट डिवाइस उसका जगह लेके वर्किंग परफॉर्म कर सके। जैसे कि ये जो सर्वर है, वेब सर्वर जो है, ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और ये फेल हो जाए तो हमारे पास एक रिडंडेंट सर्वर हो जो इसकी जगह लेके सर्विस को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। इसके बाद हम एक एग्जांपल से इन्हीं तमाम कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास पाकिस्तान में जो एचबीएल बैंक है, ये काम कर रहा है क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, और क्लाउड सर्विसेज ये एक्सेस कर रहा है किसी थर्ड पार्टी से जो दुनिया में कहीं भी है, और यूजर्स की ताकि रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। अब इस सिनेरियो में देखें, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका रोल काफी क्रिटिकल है, क्योंकि उसने 24/7 रिलायबिलिटी के साथ ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ताकि यूजर किसी भी वक्त कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे अपने एचबीएल बैंक की ऐप से तो वो हो सके। अब वो एचबीएल बैंक की ऐप चल रही है क्लाउड पर, इस सर्वर के ऊपर। अब जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी रिडंडेंसी को इम्प्रूव करेगा बाय एडिंग मोर डिवाइसेस। यानी एक सर्वर के साथ मजीद सर्वर ऐड करेगा, ताकि इन केस ऑफ फेलियर मजीद जो सर्वर है वो वर्कलोड बर्दाश्त कर सके। अब फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, ताकि अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो जो हमारा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो स्टॉप ना हो। डिजास्टर रिकवरी के अंदर देखा जाएगा कि हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडर जो होंगे, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज उनके पास कोई इशू आ जाता है, उनकी कुछ डिवाइसेस फेल कर जाती हैं, तो वो जो यूजर्स का डाटा था उनको बैकअप वो कर सकें। फेल अवर में हम जो रिडंडेंसी के पॉइंट थे ऑलमोस्ट वही हैं कि फेल अवर में अगर कोई डिवाइस फेल हो जाए तो उसको जो बैकअप डिवाइस लेगी दैट विल बी द फेल ओवर। तो वो फेल ओवर्स को इंक्रीज करते हैं, ताकि हर डिवाइस का फेल ओवर लगाएंगे, अगर वो डिवाइस फेल हो जाए तो उसका फेल ओवर डिवाइस उसकी जगह ले लेगी। तो स्टूडेंट इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, दैट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको बेहतर लगा तो यहाँ से कर लें, जो प्रीवियस स्लाइड में था आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं।